नमस्कार दोस्तों, सीटेट 20 अगस्त 2023 को होने वाली परीक्षा, जिसमें कि यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मैथ पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और 50 प्रश्नों को आपने यहाँ पर देख लिया है। 51 नंबर का यानी कि 51 नंबर का जो क्वेश्चन है वहाँ से देखेंगे। और इस क्लास में भी टोटल 50 प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। तो एक प्रकार से आपका ये रिवीजन है। आप यहाँ से देख पाएंगे कितना आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। आप देखेंगे जो 51 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ वर्ष 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। आपको ध्यान में रखना है, पूछा है कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। ये जो है नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 52 नंबर का, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। गणित की शिक्षा का जो केंद्र है वो क्या होना चाहिए, आपको यहाँ पर बताना है। राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। अगला प्रश्न है 53 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है। आपको बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है। एक होगा व्यापक उद्देश्य और एक होगा संकीर्ण उद्देश्य। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है संकीर्ण उद्देश्य, तो ये हो जाएगा संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा 3 में निम्नलिखित कार्डों का वितरण करता है और बच्चों को समान आकृतियों का मिलान करने के लिए कहता है। इस प्रकार के कार्ड हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन की इस खेल का उद्देश्य क्या होगा। इस खेल का उद्देश्य आप से पूछ रहा है, तो इस खेल का जो मुख्य उद्देश्य होगा वो होगा विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं की मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण क्या कहलाता है। तो आपको यहाँ पर बताना है। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को ये जो है वो पूरा करता है। क्या है? संक्रियाओं मात्राओं का मापन। ठीक है, तो संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, हस्तपरक प्रतिमान स्थिर चित्र लिखित प्रतीक मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियाँ अथवा संदर्भ किसको दर्शाने के 5 तरीके हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गणितीय चिंतन और विचार को दर्शाने के ये जो है 5 तरीके हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है ये इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। क्या संकेत करती है? तो ये संकेत करती है एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। सीटेट में ये एक चीज़ है कि यहाँ पर प्रश्न जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। प्रश्न बड़े होते हैं, पढ़ने में ही आपको जो टाइम लगेगा। अगर प्रश्न को आपने अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो उसका आंसर आप बड़े ही आसानी से दे पाएंगे। कक्षा 2 में व्यकलन यानी घटाने की प्रचलन की व्याख्या करने के पश्चात शिक्षक ने श्यामपट्ट पर नीचे दिए गए चित्र खींचा और बच्चों से रिक्त वृत्तों को भरने के लिए कहा। तो आप देखेंगे इस अभ्यास का, ये जो अभ्यास दिया गया है, इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो इसका उद्देश्य होगा संकलन और व्यकलन की कुशलता को प्रबल बनाना। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीकरण बच्चे की किन क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। तो ये जो है वो पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचालन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चों के संसाधनों का विकास करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है। तो ये है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशिष्टताएं हैं। क्या है विशिष्टताएं? यहाँ पर 4 दी गई हैं, जिनमें से आपको बताना है कि अच्छी पाठ्य पुस्तक की जो विशेषताएं हैं वो क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हों,
तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये जो आपका दूसरा है वो सबसे सटीक होता है। स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है, सबसे सटीक यही होता है। लेकिन अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन में दो को आपको सेलेक्ट करना है। तो इसके साथ बी के साथ आप देखेंगे कौन सा सबसे सटीक बैठ रहा है। तो बी के साथ एक यहाँ पर देखेंगे आप, सॉरी ब के साथ द है, तो द है उन्हें मोटी व भारी होनी चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए, मोटी और भारी नहीं होना चाहिए, बल्कि आप जाएंगे ऑप्शन ये अ की तरफ। उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हो, इनको आप ले सकते हैं। तो अ और ब यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य किनकी उपलब्धि से, महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है आपको बताना है। तो महत्वाकांक्षी का मतलब है गणित के उच्च उद्देश्य यानी कि गणित के उच्च जो लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति करना। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस पर बल देती है। तो ये बल जो देती है वो देती है गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि वह किस पर केंद्रित होती है। तो ये जो है वो केंद्रित होती है गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न के लिए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो देखिए एनसीएफ से आपके परीक्षा में प्रश्न बनने ही बनने हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की संकल्पना 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो इस दृष्टिकोण को खोजबीन उपागम का उपयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं का वास्तविक जीवन में जोड़ना और विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। इसका पालन नहीं करता है आपको ये बताना, यानी कि 3 ऑप्शन जो है पालन करते होंगे, एक नहीं करता होगा। जो नहीं करता होगा वही आपका यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। तो आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, ये जो है इस सिद्धांत का पालन नहीं करता है। बाकी जो है तीनों ऑप्शन यानी कि सामग्रियों के लिखने का तरीका, क्रियाकलाप एवं अभ्यास, पढ़ाने की विधि, ये सभी जो हैं वो सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीके का सिद्धांत का जो है पालन करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क यानी कि ए। अगला प्रश्न है एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्यपुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं: कबाड़ी वाला, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। यह परिवर्तन किया गया है। यह परिवर्तन जो है किस लिए किया गया है, इस प्रकार के जो चैप्टर हैं, इस प्रकार के जो शीर्षक हैं वो क्यों लाए गए हैं, क्या परिवर्तन के लिए, बच्चों में किस चीज़ के विकास के लिए। तो इसका जो उद्देश्य है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। बच्चे को उसमें इंटरेस्ट आएगा तो बच्चे उसको बेहतर ढंग से सीखेंगे। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने में और यह समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और कुछ फिसलती हैं सहायता करो। स्रोत क्या है, गणित के जादू टू एनसीईआरटी की कक्षा 2 की पाठ्यपुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझने में शिक्षक की मदद करते हैं। ये जो सुझाव दिए गए हैं वो क्या समझने के लिए मदद करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, निदर्शन में संपूर्ण चर्चाएँ विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है। प्रथम चरण जो है वो प्राथमिक स्तर पर प्रारंभ होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 बल देता है, तो ये करके सीखने पर बल देता है। करके बच्चा सीखेगा तो बेहतर सीखेगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए। गणित शिक्षण जो है वो बाल केंद्रित होना चाहिए, यानी कि बालक को केंद्र में रखना चाहिए। ठीक है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून एक मौलिक अधिकार है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के सभी बालकों को अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान है। अगला टॉपिक है गणित की भाषा एवं शिक्षण की विधियाँ। इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न आप देख सकते हैं। यूपी टेट के भी प्रश्न है, आप देखना चाहें तो देख लें। यहाँ पर देखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आनुवंशिक विधि।
तो जो अलग अगर आपके सी-टेट का नहीं है तो आप चाहे तो उसको देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, लेकिन सी-टेट का ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है, यानी कि 3 ऑप्शन यहाँ पर सही दिए गए हैं, जो सही नहीं है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, 2 अंकी संख्या को दूसरी 1 अंकी या 2 अंकी संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा गुणन योग पर वितरण के रूप में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे आपका जो अगला प्रश्न है वो क्या है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। गणित की पाठ्यपुस्तक की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता आपसे पूछ रहा है, तो संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना जो है वो महत्वपूर्ण विशेषता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग यानी कि जोड़ सिखा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। जोड़ सिखाने के लिए अगर आप किसी भी बच्चे को जोड़ सिखाना है आपको, तो आप किस विधि का प्रयोग करेंगे। तो जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। शाब्दिक प्रश्नों का मतलब क्या है कि प्रारंभ में आप बच्चों को इस प्रकार से जोड़ सिखाएंगे कि आपके पास मान लीजिए 5 पेंसिल है, आपको किसी ने 5 पेंसिल और दे दिया तो आपके पास कितनी पेंसिल हो। इस प्रकार से आप शाब्दिक प्रश्नों शब्द के माध्यम से उनको समझाएंगे। अगला प्रश्न है, अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। तो अंकगणित की जो 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं वो आपका योग यानी कि जोड़, व्यकलन यानी कि व्यकलन गुणा और भाग, व्यकलन यानी कि घटाना माइनस। अगला प्रश्न है, अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइल दी और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता है। इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि इस प्रश्न के द्वारा किस संकल्पना को संबोधित नहीं किया जाता है, यानी कि 3 को किया जाता है, 1 को नहीं किया जाता है। 1 को नहीं किया जाता है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नहीं किया जाएगा आयतन को नहीं किया जाएगा। बाकी इस प्रश्न को देखेंगे तो इसमें गुणनफल, क्षेत्रफल, गुणनखंड सभी आएगा, आयतन नहीं आएगा, तो आयतन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वैन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे किस में आते हैं। तो वो स्तर 0 मानसिक चित्रण के अंतर्गत आते हैं। बाकी आप वैन हिले की चारों स्तर यहाँ पर देख पाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। एक होता है खुला अंत वाला प्रश्न, एक होता है बद्ध अंत वाला प्रश्न। आपको खुला अंत वाला प्रश्न पूछ रहा है तो ये हो जाएगा, आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे। तो ये आपका खुला अंत वाला प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल लिखने में गलतियां करता है। लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी जो उपचारात्मक तकनीकी होगी वो क्या होगी। लिखने में अगर बच्चे को समस्या है तो आप यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए वो हो जाएगा, उसको एक कार्यपत्रक देना जिनमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसे खाली स्थान भरने के लिए कहना। इस प्रकार से वो इस चीज़ में कुशल हो जाएगा, कुशलता प्राप्त कर लेगा। अगला प्रश्न है, आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। तो इससे आप रचना और सृजन इसको प्राप्त कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वेन हेले के अनुसार वह ज्यामिति के किस पर हैं, तो वो है मानसिक चित्रण पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैन हिले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार 5 स्तर हैं। एक है आपका पहला चाक्षुषीकरण जिसको 0 स्तर के अंतर्गत आता है। इसके बाद विश्लेषण है 1 के अंतर्गत, अनौपचारिक और निगमन, औपचारिक निगमन, दृढ़ता तथा कक्षा 3 के एक बच्चे को छांटने के लिए कुछ बहुभुज भेज दिए गए हैं। आपको बताना है वह बहुभुजों की संख्याओं के आधार पर बहुभुजों को वर्गीकृत करता है। यह बच्चा वैन हिले के ज्यामितीय विचार के किस स्तर पर आता है। तो ये बच्चा जो है वो चाक्षुषीकरण यानी कि जो स्तर 0 है उस पर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट आंसर।
इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, प्रायः शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं 0.50 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? तो इसका कारण है क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना है, तभी बच्चे को ये समस्या होती है। पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए, यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामिति पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे, क्या होंगे आकलन निर्देश आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामिति पाठ के लिए आपसे पूछा है आकलन का निर्देश। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं या देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। इस केस में वेन हीले के विचार के अनुसार विद्यार्थी जो है वो किस स्तर पर है? तो वो है विश्लेषणात्मक स्तर पर। ठीक है, विश्लेषणात्मक स्तर पर वो बच्चा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, भिन्न की योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग करता है। इस प्रकार से ये गतिविधि जो आपके समक्ष दी गई है उपयुक्त गतिविधि है। ये गतिविधि जो है वो कैसी है, क्या है? विषय वस्तु पश्चात गतिविधि, समय की बर्बादी, विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि या फिर विषय वस्तु संबंधी गतिविधि। तो ये जो गतिविधि है वो पूर्व की गतिविधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है? तो यहाँ पर समतल आकृति है, तो आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति में क्षेत्रफल को मापना। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना किसमें शामिल होता है? तो क्रियाकलाप पर आधारित उपागम है, सवाल को हल करना है तो क्रियाकलाप ही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है कि मैं जमा करूं या फिर घटा, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन क्या उसको समस्या है, आप यहाँ पर इसको आपको बताना है। तो राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है, वो समझ नहीं पा रहा है, इसलिए वो पूछ रहा है कि इसको जोड़ना है, घटाना है या फिर गुणा करना है या फिर भाग करना है। वो उस प्रश्न को समझ नहीं पा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत है, क्या है गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत? तो ये है सामान्य से विशिष्ट की ओर। आगमन का मतलब होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, निगमन का अर्थ होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर का मतलब क्या होता है? पहले आप यहाँ पर बताएंगे परिभाषा, उसके बाद उदाहरण, और विशिष्ट से सामान्य होगा तो पहले आप उदाहरण बताएंगे, उसके बाद आप परिभाषा बताएंगे। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बीजगणितीय सूत्र का अधिगम है, बीजगणितीय सूत्र का अधिगम है, क्या है? तो ये है व्यापीकरण। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, बताए गए नियमों को उदाहरणों में प्रयोग कर उनकी पुष्टि करना किस शिक्षण विधि से संबंधित है? तो ये है आपका निगमन विधि से संबंधित। ठीक है, बताए गए नियमों को उदाहरण में प्रयोग कर उनकी पुष्टि करना, पहले नियम बताया गया है, ये आपका निगमनात्मक विधि के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, नियम से उदाहरण की ओर किस शिक्षण विधि संबंधित है? तो ये आपका निगमन विधि। आप देखेंगे आगमन निगमन से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं पेडागोजी में। एक विद्यार्थी 8 मीटर लंबे 5 मीटर चौड़े आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए निम्न क्रिया की परिमाप किस प्रकार से करता है? आप देख सकते हैं विद्यार्थी का हल किस शिक्षण विधि पर आधारित है? ये जो है वो आगमन विधि पर आधारित है। ठीक है, आगमन विधि पर आधारित है। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी ने 800 रुपये पर साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से ज्ञात करने के लिए निम्न क्रिया किया। इस प्रकार से उसने जो है सूत्र लिखा ब्याज का, साधारण ब्याज का मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, जो साधारण ब्याज का जो है यहाँ पर देखेंगे सूत्र है, और सूत्र से इस प्रश्न को उसने सॉल्व किया। तो किस में आएगा? आपका निगमनात्मक विधि के अंतर्गत आएगा, यानी कि पहले नियम, उसके बाद नियम यानी कि सूत्र, सूत्र जो है आपका नियम ही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर टोटल 100 प्रश्नों को आपने देखा।
आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी और कितने प्रश्न आपके गलत हुए हैं, आप ये बताइएगा। और जो प्रश्न आपके गलत हुए हैं उस टॉपिक से, जिस भी टॉपिक से प्रश्न आपके गलत हुए हैं उस टॉपिक को आप एक बार पुनः से रिवीजन कर लीजिए, इससे आपकी तैयारी जो है वो बेहतर हो पाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर